नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 में जो पाठ है हमारा पाठ 8वां पाठ है, पाठ 8 है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का एक रेखा चित्र है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, है ना। तो आज हम लोग इसी पाठ को वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और एक रेखा चित्र है ना, लेकिन बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो बड़ा ही रुचिकर लगता है। तो आज हम लोग इसको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और मेरा मानना है कि एक बार हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी आपको विषय वस्तु से कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर पे फोन भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। बच्चों, आज सुनेंगे हम कक्षा 10 की कहानी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। उनकी लंबी दाढ़ी या जसूर तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी जैसी कनपट्टी टोपी पहनते थे। जब सर्दी आती तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन टीका लगाते थे। गले में तुलसी की माला बांधते थे। ऐसी तस्वीर से हम यह नहीं मान सकते कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं कि बेटे और उनकी पुत्र उर्दू को तो मैंने देखा था। उनके थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से काम का झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज नहीं छूती, बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। कबीरपंथी मठ को साहब का दरबार कहते थे। वे दरबार में भेंट के रूप में रख लेते, प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का तो नाम ही नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वरम झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर उच्च ऊपर को स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं।
मेड़ पर खड़ी औरतें होठों कांप उठती हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हल वालों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोकनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? पादों की वह अंधेरी अर्ध रतियां। अभी थोड़ी ही देर पहले मुसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुर की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजरी दिमक दिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, नदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिप उठे ना, चिप उठे ना, नदी में पियवा चमक उठे सखिया। ऐसी अंधेरी रात में उनका गीत बहुत अच्छा लगता है। सारा संसार घोड़े बेचकर सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा जो मुसाफिर जाग जरा, ओ मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद की प्रभातियां शुरू हुई, जो कि फाल्गुन तक चला करती हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान करने जाते हैं, जो कि गांव से 2 मील दूर है। वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं और गांव के बाहर ही पोखर के बड़े पत्थर पर अपनी खंजरी लेकर वहाँ बैठते हैं और अपने गीत गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। सर्दी के दिन में भी एक दिन कपकपाती सुबह में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गए हैं, जिसकी लालिमा को शुक्र तारों और आगे बढ़ रहा है। खेत बगीचे घर सब पर कोहरा छा गया था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्ती मालूम पड़ता था। एक रहस्यमय वातावरण में एक चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लेकर बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मैं सर्दी के कारण कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी भजन संध्या इतनी उमस भर शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी छूट जाते। खंजरी और करताल भी भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत बोलते, उनकी प्रेमी मंडल उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाती। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में बाल गोविंद भगत खंजरी लेकर नाचने लगते हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि इस दिन उनका बेटा मर गया। उनके एकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और भोला सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध के साथ उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबद और सुशील मिली। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका बेटा बीमार हो गया है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबको खींच कर रखती है। हमने सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया।
कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे हैं। वह पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बाल गोविंद भगत पुत्र वधू को कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उनकी, किंतु ज्योति श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली गई तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़ेगे तो कौन चुल्लू पर पानी देगा? मैं पेड़ पर हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। पूजा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उनके ही अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही आकर खाते। रास्ते भर खंजली बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नानागार, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी भजन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, और में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। हाँ तो बच्चों, हमने अब देखा यहाँ पर बाल गोविंद भगत को, और बाल गोविंद भगत की हमने जो रेखा चित्र है इसको हमने कहानी की तरह देखा। ये पूरी कहानी भी है जो हमारी इस पुस्तक में है, और इस पुस्तक के जो ये कहानी है या रेखा चित्र जो है, इस रेखा चित्र के मैंने आपको प्रश्न उत्तर जो है इससे पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें से 1 अंक और 2 अंक के प्रश्न बनते हैं, तो छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे वो हम पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ को पढ़ते समय बीच बीच में से जो प्रश्न निकलेंगे उनको अंडरलाइन करते रहेंगे, और साथ में 2-2 अंक के जो प्रश्न है वो पाठ के किताब के पीछे दिए हैं उनको भी हम लोग हल करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद फिर तीसरा आता है, इसमें से व्याख्या आती है, और चौथा आता है इसमें से कवि परिचय और लेखक परिचय। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो लेखक परिचय है उसको भी हम लोग देखेंगे, और इसके बाद फिर भी आपको कोई विषय वस्तु संबंधित समस्या होती है तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पे फोन भी लगा सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भी आपको विषय वस्तु संबंधित समस्या आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।